जरा सोचो क्या होगा अगर एक बटलर अपने मालिक के लिए सारी हदें पार कर दे और उसके दुश्मनों की धज्जियां उड़ा दे, बस अपने मालिक की जान की हिफाजत के लिए। आज हम एक ऐसे ही बटलर की कहानी देखने वाले हैं जो किसी वन मैन आर्मी से कम नहीं। उसकी चील जैसी नजरें ही दुश्मनों को डराने के लिए काफी है। तो कहानी शुरू होती है सीएल नाम के एक बच्चे से, लेकिन ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ये शहर की सबसे बड़ी टॉय कंपनी का इकलौता वारिस है। कुछ साल पहले सीएल ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था और तभी से वो बाहर से पूरी तरह सख्त और बिल्कुल शांत हो चुका है। लेकिन सीएल के पास एक बटलर है जिसका नाम है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि सीएल के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। हर सुबह की तरह आज भी सेबेस्टियन अपने मालिक को नींद से जगाता है और दिन भर के रूटीन के बारे में बताता है। आज उसे एक खास इंसान से मिलना था जिसका नाम होता है डैमियन। सेबेस्टियन ने सीएल को अच्छे से तैयार किया और उसे डिनर पर पहुंचने की सलाह दी। थोड़ी देर बाद जब सब लोग डिनर टेबल पर इकट्ठा हुए तो सेबेस्टियन ने गंभीर होते हुए बाकी मेट्स को डांटा और मीटिंग से पहले हर तैयारी को पूरी करने का ऑर्डर दिया। सीएल डिनर करने के बाद अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक पारिवारिक तस्वीर पर पड़ती है। कुछ पल के लिए तो वो चुपचाप से उस तस्वीर को देखता है, मानो कोई पुरानी यादें उसे अंदर से तोड़ रही हो। लेकिन वो इन भावनाओं को अनदेखा करके सीधा अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। उधर वो तीनों नौकर इस बार सेबेस्टियन को खुश करने के लिए खुद ही सारा काम अच्छे से करना चाहते थे। सेबेस्टियन सीएल से बात कर रहा होता है तो सीएल बताता है कि उसे तेज भूख लगी है और वो खाने का इंतजार कर रहा है, लेकिन सेबेस्टियन साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि जब तक डैमियन के साथ मीटिंग पूरी नहीं हो जाती सीएल को भूख पर काबू रखना होगा। सीएल इस बात पर कुछ भी नहीं कहता, लेकिन फिर वो अपने माता पिता की पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अब वो चाहता है कि वहाँ पर उसकी खुद की तस्वीर हो, क्योंकि अब फैंटम कंपनी का असली मालिक वही है। सेबेस्टियन सीएल की इस बात को सहजता से मान लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सेबेस्टियन को पता चलता है कि बाकी तीनों नौकर ने सारा काम बिगाड़ दिया है। यहाँ तक कि खाने की पूरी तैयारियां भी बर्बाद हो चुकी है। उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे जिसमें उसे सब कुछ पहले जैसा करना था। तभी उसे एक आइडिया आता है जिससे वो पूरी स्थिति को संभाल सकता था। 2 घंटे बाद डैमियन की एंट्री होती है और सेबेस्टियन उसे रिसीव करने पहुंच जाता है। डैमियन जैसे ही सामने लगे गार्डन को देखता है तो वो इतना इम्प्रेस होता है कि वो मानो मंत्रमुग्ध हो गया हो। उधर तीनों मेट्स भी सेबेस्टियन का जादू देखकर बेहद ही खुश होती है। वो अब खाने की तैयारी में जुट जाता है और इस बीच डैमियन और सीएल की मीटिंग शुरू होती है। पर सीएल तो यहाँ पर मजे में उसके साथ बोर्ड गेम खेलने लगा था। खेल के दौरान ऐसा मोड़ आता है कि डैमियन का किरदार अपने पैरों को ही खो देता है। इसी के साथ डैमियन सीएल से ये बात करता है कि उसे कुछ और पैसों की जरूरत है ताकि वो खुद को और भी अच्छी तरह से सीएल की कंपनी के लिए तैयार कर सके और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सके। लेकिन सीएल की बात कुछ और ही थी। उसने सीधा जवाब देते हुए कहा कि मेरे गेम के कैरेक्टर ने तो अपने पैर ही खो दिए, अब वो चाहे भी तो ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता। सीएल के इस जवाब से ये साफ था कि वो डैमियन की पैसों की डिमांड से बिल्कुल भी खुश नहीं था। दोनों फिर से गेम की ओर लौटते हैं और इस बार डैमियन का कैरेक्टर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। इसके बाद सीएल ने थोड़ी देर आराम करने का सोचा और सीधे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया। सेबेस्टियन पहले से ही सब कुछ तैयार रख चुका था। डैमियन को एक खास किस्म की चाय ऑफर की गई जिससे वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। सेबेस्टियन ने फिर मेड मरीन को वाइन सर्व करने के लिए कहा, लेकिन मरीन घबराहट के मारे वाइन की बोतल गलती से नीचे गिरा दी। हालांकि सेबेस्टियन ने 1 सेकंड भी देर नहीं की। उसने फुर्ती से टेबल क्लॉथ को खींचकर सब कुछ संभाल लिया ताकि मीटिंग पर कोई असर न पड़े। थोड़ी देर के बाद सीएल और डैमियन फिर से गेम खेलने बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार डैमियन का कहना था कि उन्हें सीधे पेपर साइन कर देने चाहिए, पर सीएल का इरादा कुछ और ही था। वो कहता है कि पेपर बाद में, पहले गेम खत्म हो जाए। डैमियन सीएल के इस रवैये से कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था और वो कॉल का बहाना बनाकर वहां से उठ जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो चोरी छिपे किसी को फोन करता है और कहता है कि ये बच्चा सोचता है वो समझदार है, लेकिन मैंने इसे अपने जाल में फंसा लिया है और अब बस कुछ ही समय में फैंटम कंपनी मेरे हाथ में होगी। लेकिन जब डैमियन ये सब कह रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है। उसे उसमें कुछ अजीब सा दिखता है, मानो वो पेंटिंग धीरे धीरे बदल रही हो। पहले तो उसे लगा कि ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वो चीज और भी ज्यादा भयानक होती चली गई तब वो डर के मारे वहां से भागने लगा। भागते भागते वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और उसके पैरों में गंभीर चोटें आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे गेम में उसके कैरेक्टर के साथ हुआ था। इसी दौरान वहां पर सेबेस्टियन आता है। अब वो डैमियन की सच्चाई जान चुका था, इसीलिए अब वो उसकी सजा तय कर चुका था। डैमियन दर्द से कराहते हुए कमरे के अंदर घुस गया, पर वहां केवल अंधेरा था और गहराता हुआ सन्नाटा।
पर फिर जब सेबेस्टियन वहां पर आता है तब हमें ये पता चलता है कि डेमियान ने गलती से खुद को एक ओवन के अंदर बंद कर चुका है। ये देखकर सेबेस्टियन मुस्कुराता और धीरे से ओवन का बटन चालू करता है। यहाँ पर हमें डेमियान की चीखें सुनाई देती है। कुछ देर के बाद सेबेस्टियन बाकी की मेड्स के पास आता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि ओवन को तुरंत बदलवा दिया जाए ताकि किसी को कोई शक ना हो और सब कुछ पहले जैसा सामान्य लगे। इसके बाद वो सीएल से मिलने पहुंचता है। अब तक दोनों को डेमियान के इरादों का पूरा अंदाजा हो चुका था। तभी उनकी नजर खिड़की से बाहर जाती है जहां पर डेमियान लंगड़ाता हुआ जान बचाकर भाग रहा था। सीएल उसकी चीखें सुनकर एक सुकून भरी सांस लेता है। असल में सेबेस्टियन किसी भी कीमत पर सीएल या उसकी कंपनी को नुकसान पहुंचाते हुए देख नहीं सकता था। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि तीनों मेट्स घर में मौजूद चूहों से बहुत ही परेशान थे और वहीं एक दूसरे कमरे में सीएल बाकी नोबल्स के साथ एक सीरियस मीटिंग कर रहा था। इस मीटिंग में एक गद्दार चूहा यानी कि धोखेबाज की चर्चा चल रही होती है जो उन्हीं के बीच बैठा था। लेकिन सीएल पहले से ही उस गद्दार को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुका होता है। उस मीटिंग में कुछ इटालियन स्मगलर भी मौजूद होते हैं जो सीएल से नाराज थे क्योंकि एक जमाने में स्मगलिंग के सारे गोदाम की चाबी सीएल के पास थी, लेकिन क्वीन के आदेश पर उसने इन गलत धंधों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। बातें अब कुछ ज्यादा ही लंबी और बोरिंग होने लगती है तो सीएल उबकर मीटिंग से बाहर निकल जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि मैडम रेड को, जो सीएल की आंटी थी, वो एक वक्त के लिए सेबेस्टियन पर लाइन मारती नजर आती है और उनकी बातों से सीएल और भी चिढ़ जाता है। उसे सब कुछ उबाऊ लगने लगा था और वो सीधा अपने कमरे की ओर चला जाता है। लेकिन वहां पर तो एक खास शख्स पहले से उसका इंतजार कर रहा था और मौका मिलते ही वो सीएल को किडनैप कर लेता है। कुछ देर के बाद सेबेस्टियन चाय लेकर सीएल के कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां से सीएल गायब था। सेबेस्टियन को तुरंत ही अंदेशा हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और इस पूरी साजिश के पीछे था अजूरो, वही स्मगलर डॉन जो कुछ समय पहले मीटिंग में शामिल था। अब अजूरो सीएल को साफ शब्दों में धमकाता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो स्मगलिंग स्टोर हाउस की चाबी उसे सौंप दे और उसके गंदे धंधों में उसका साथ दे। लेकिन सीएल के चेहरे पर 1% भी डर नहीं था। वो शांत स्वभाव से बताता है कि रानी के आदेश पर ही मैंने ड्रग्स स्मगलिंग पर रोक लगाई थी और वो चाबी अब मेरे पास नहीं, मेरे बटलर के पास है ताकि वो उसे सीधा सरकार तक पहुंचा सके। अजूरो बार बार सीएल को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन सीएल हर बार मना कर देता है और जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता तब अजूरो गुस्से में आकर सीएल पर जोरदार हमला करता है और अब बात नेगोशिएशन से हटकर बदले पर पहुंच चुकी थी। उधर दूसरी तरफ एक स्नाइपर सेबेस्टियन पर नजर गड़ाए बैठा था, बस सही वक्त की तलाश में था ताकि उसे गोली मारी जा सके। लेकिन ठीक तभी वहां पर मेड मरीन पहुंचती है और उसके हाथ में वो लेटर था। अब यहाँ मरीन जोश जोश में सीधे सेबेस्टियन के ऊपर गिर पड़ती है और उसी वक्त स्नाइपर का निशाना चूक जाता है और इस तरह से सेबेस्टियन की जान बच जाती है। वो खुद को संभालता और मरीन के हाथ से खून से सना हुआ खत लेता है। खत में साफ साफ लिखा होता है कि अगर तुम सीएल को जिंदा देखना चाहते हो तो स्टोर हाउस की चाबी हमारे हवाले कर दो। साथ ही उस चिट्ठी में उस जगह की लोकेशन भी दी गई थी जहाँ सीएल को बंधक बनाकर रखा गया होता है। ये सब पढ़ने के बाद सेबेस्टियन अब पूरी तरह अगली लड़ाई के लिए तैयार था। वहीं दूसरी तरफ स्नाइपर अपने नाकाम प्लान की रिपोर्ट अजूरो तक पहुंचा देता है, जिससे अजूरो गुस्से से बौखला उठता और कुछ कह ही रहा होता है कि तभी स्नाइपर की नजर कार के पीछे आती एक रहस्यमयी परछाई पर पड़ती है। अब हमें समझते देर नहीं लगती कि वो कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन ही था। वो बिना कोई वक्त गवाए उन पर हमला कर देता और इसी दौरान वहाँ पर अजूरो का कॉल आता है तो सेबेस्टियन उससे कहता है कि मैं सीएल को लेने वापस आ रहा हूँ और कॉल के कट होते ही सेबेस्टियन उन स्नाइपर से उनके मालिक का नाम पूछने लगता है। अब उनके पास सच्चाई बताने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। असल में वो दोनों एक गहरी खाई के किनारे पर खड़े थे और अगर सेबेस्टियन एक भी कदम पीछे हटता तो वो दोनों सीधे मौत के घाट उतर जाते। जैसे उन्होंने अजूरो का नाम लिया, सेबेस्टियन एक कदम पीछे हटता है और अगले ही पल दोनों स्नाइपर खाई में गिरकर मारे जाते हैं। अब सेबेस्टियन को साफ साफ पता चल चुका था कि उसका असली दुश्मन कौन है, इसीलिए वो बिना देरी किए सीधे उसी जगह की ओर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अजूरो अब समझ चुका था कि सेबेस्टियन कोई आम इंसान नहीं, इसीलिए वो अपने पूरे गैंग को अलर्ट कर देता है। लेकिन जब वहां पर सेबेस्टियन पहुंचता है तो उसके सामने जो गैंग था वो ऐसे बिखर गया जैसे सूखे पत्ते आंधी में उड़ जाते हैं। सेबेस्टियन सबको खत्म करता हुआ सीधा उस कमरे तक पहुंचता है जहां पर अजूरो ने सीएल को बंधक बना करके रखा था। अब अजूरो को समझ में आ गया था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो सीएल को ढाल बनाकर उस पर गन तान देता है और सेबेस्टियन को पीछे हटने की चेतावनी देता है। सेबेस्टियन ना चाहते हुए भी शांत खड़ा हो जाता और उसी मौके का फायदा उठाकर अजूरो के गुंडे उस पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन का शरीर छलनी हो जाता है और उसके शरीर में कई सारे छेद हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके सिर में भी गोली जा चुकी थी। हर किसी को लगने लगा था कि सेबेस्टियन अब नहीं बच सकता। अजूरो यहाँ पर अपनी जीत का जश्न भी मनाने लगता है। वो सीएल के आई पैच को भी उतार देता है, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि सीएल के चेहरे पर एक भी डर नहीं था
और तभी हमें पता चलता है कि सीएल की इस शांत मुस्कान के पीछे की असली वजह सीएल धीरे से कहता है। वो कहता है कि उठो सेबेस्टियन, और अगले ही पल सेबेस्टियन वापस जिंदा हो जाता और उनके सामने खड़ा हो जाता है। हर कोई ये देखकर हैरान था, क्योंकि अब एक बात सामने आ चुकी थी कि सेबेस्टियन कोई आम बटलर नहीं है, वो असल में एक डीमन है जिसने सीएल से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब यहाँ सेबेस्टियन अपने शरीर में लगी गोलियां खुद ही अपने हाथों से निकाल देता है, और ये देखकर सबके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। खून बह रहा था, मगर सेबेस्टियन के चेहरे पर ना तो दर्द था ना ही डर, बस एक शैतानी मुस्कान थी। इसके बाद वो सीएल की ओर मुड़ता और कहता है कि अब वक्त आ गया है, तुम्हें अपना काम करना होगा। और अगले ही पल हम सीएल की आई पैच हटते हुए देखते हैं, और उसकी आंखों में दिखाई देती है एक सील, एक जादुई मुहर जो सीएल और सेबेस्टियन के बीच हुए उस खौफनाक कॉन्ट्रैक्ट का प्रतीक था। सीएल उसी सील की ताकत का इस्तेमाल करते हुए सेबेस्टियन को एक सीधा ऑर्डर देता है कि अब खेल को खत्म करो। अजूरो का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो इतना घबरा गया कि उसने उसी पल सीएल पर गोली चला दी, लेकिन जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसने देखा कि सेबेस्टियन ने वो गोली हवा में ही पकड़ ली थी, और वो भी अपने हाथों से। हाँ, उसका हाथ जरूर जख्मी हो गया, लेकिन सीएल अब सुरक्षित था। सेबेस्टियन ने सीएल को धीरे से आजाद किया और अपनी घायल हथेलियों के बावजूद उसे बाहर ले आया। अजूरो का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका था, और सेबेस्टियन सीएल को लेकर वापस फैंटम हवेली लौटता है, और सीएल को सही सलामत देखकर वहाँ के सारे नौकर चाकरों की जान में जान आ जाती है। कुछ समय के बाद हम हवेली के एक नए बटलर को देखते हैं, जो घर के काम करने से ज्यादा घर के काम बिगाड़ने में एक्सपर्ट लग रहा था। यहाँ तक कि बाकी के मेट्स भी उससे परेशान थी, और वो सोचने लगी कि सीएल ने इसे हायर ही क्यों किया है। असल में इसके पीछे की सच्चाई थी मैडम रेड, यानी सीएल की आंटी। उन्होंने ही सीएल को मजबूर किया था कि इस नए लड़के को सेबेस्टियन के अंडर रखा जाए, ताकि वो उससे कुछ सीख सके और शायद एक दिन सेबेस्टियन जैसा ही बन सके। सेबेस्टियन भी मामला समझ चुका था, इसीलिए वो शांत स्वर में उस नए बटलर को थोड़ा आराम करने की सलाह देता है, और फिर सीएल के साथ हवेली से बाहर निकल पड़ता है। अब हम उन्हें एक दुकान में देखते हैं, जहां सीएल के लिए एक वॉकिंग स्टिक खरीदी जानी थी। स्टिक तो ले ली जाती है, मगर दुकानदार बातों में उलझते हुए पूछता है कि इतनी छोटी स्टिक किस बच्चे की होगी। सेबेस्टियन पहले तो शांत रहता है, मगर जैसे ही दुकानदार सीएल को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है, सेबेस्टियन बड़े ही शांत स्माइल के साथ कहता है कि मुझे लगता है आपको अपनी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। दुकानदार सहम जाता और दोनों वापस हवेली लौट जाते हैं। उधर हवेली में बाकी बटलर एक पुराने हादसे की चर्चा कर रहे थे। टनाका, जो कि सबसे बुजुर्ग बटलर है, वो बताता है कि 2 साल पहले हवेली में भीषण आग लगी थी, और उसी आग में सीएल के माता पिता की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद से इस हवेली को पूरी तरह दोबारा तैयार किया गया था। नया बटलर ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। इसी बीच सीएल और सेबेस्टियन घर लौट चुके होते हैं, मगर जैसे ही सीएल हवेली के अंदर कदम रखता है, वो एकदम से चौंक जाता है। सामने का सीन पूरी तरह से बदल चुका था। हर कोना चमक रहा होता है, कमरा जैसे नया लग रहा हो। पहले उसे लगा शायद कोई नौकर चाकर ने ज्यादा मेहनत कर दी है, मगर उसका शक तब दूर होता है जब उसे मालूम चलता है कि उसकी फियांसे उसे सरप्राइज देने आई थी। असल में ये पूरी सफाई और हर डिटेल में परफेक्शन उसकी मंगेतर ने बाकी मेड्स के साथ मिलकर करवाई थी। सीएल यहाँ पर थोड़ा चौंका जरूर था, मगर अंदर ही अंदर शायद पहली बार थोड़ी सी खुशी भी महसूस कर रहा था। जैसे ही एलिजाबेथ ने सीएल को देखा, वो बिना एक पल गवाए उससे लिपट गई। उसका चेहरा जैसे मासूमियत से खिल उठा हो, मानो ये पल जैसे उसने बरसों से इंतजार किया हो। लेकिन सीएल को इस अचानक के स्पर्श से थोड़ा हैरानी और थोड़ा खौफ भी हुआ, पर वो चाहकर भी एलिजाबेथ को खुद से अलग नहीं कर पाया। एलिजाबेथ को हमेशा से क्यूट चीजें काफी पसंद थी, और इसी पसंद के चलते वो मजे मजे में सेबेस्टियन को भी क्यूट बना देती थी। सेबेस्टियन हमेशा की तरह शांत रहता था, उसके इस अजीब व्यवहार का विरोध करने की जगह तारीफ ही कर बैठता था। अब एलिजाबेथ अपने कामों में जुट गई और सीएल अपने ऑफिस के कामों में, पर उसके दिल और दिमाग में 2 उलझने थी। पहली की वो कैसे भी करके एलिजाबेथ को जल्दी से जल्दी वापस भेजे, और दूसरी की एलिजाबेथ ने डांस के लिए उसे एक खास इन्विटेशन भेजा था। शुरुआत में तो सीएल ने साफ साफ मना कर दिया था, पर सेबेस्टियन की समझाइश और उसकी बातों में छुपे एहसास ने सीएल को भी धीरे धीरे डांस प्रैक्टिस करने के लिए राजी कर ही लिया था। मगर एक और बात थी, एलिजाबेथ ने सीएल के लिए एक प्यारी सी अंगूठी बनवाई थी, और वो भी एकदम क्यूट सी, और वो चाहती थी कि सीएल वो अंगूठी पहनकर डांस करे। कुछ समय के बाद एलिजाबेथ पूरी तरह से तैयार होकर सीएल से मिलने आई। सीएल भी आज किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर एलिजाबेथ का दिल फिर से धड़कने लगा, पर तभी उसने देखा कि सीएल ने वो अंगूठी नहीं पहनी थी। उसका चेहरा तुरंत ही बदल गया, और वो भी गुस्से में। वो सीएल के हाथ से अंगूठी ली और जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। सीएल यहाँ पर कुछ कहने ही वाला था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नमी थी। वो गुस्से में एलिजाबेथ पर हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन तभी सेबेस्टियन ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। सेबेस्टियन ने सब कुछ शांत किया और फिर एलिजाबेथ को बताया कि वो अंगूठी कोई आम अंगूठी नहीं थी, वो सीएल की पुश्तैनी अंगूठी थी। उसकी फैमिली की पहचान थी वो। ये सुनते ही एलिजाबेथ की आंखों में पछतावे की नमी उतर आई। उसने गलती महसूस की, पर अब क्या हो सकता था। तभी सीएल उसके पास आया, उसकी आंखों से आंसू पोंछे और एक बार फिर डांस के लिए हाथ बढ़ाया।
एलिजाबेथ ने थोड़ी हिचक के बाद उसका हाथ थामा और दोनों फिर से उस पल में खो गए। और कुछ समय के बाद अब वक्त आ गया था एलिजाबेथ के वापस जाने का। सब लोग उसे विदा करने आए थे। सीएल भी अपने कमरे में लौट आया, पर उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी। उदासी उस टूटी हुई अंगूठी को लेकर जो अब नहीं थी। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं, उसके हाथों में वही अंगूठी थी जिसे सबने टूटता हुआ देखा था। सेबेस्टियन ने वो अंगूठी फिर से ठीक कर दी थी जैसे कुछ टूटा ही ना हो, और बड़े नरमी से उसने वो अंगूठी सीएल की उंगली में फिर से पहना दी। फिर मुस्कुराकर बोला कि अगर कोई नौकर अपने मालिक के लिए इतना भी ना कर सके तो उसका होना ही बेकार है। उस कमरे में एक शांति थी, पर उस शांति में एक भरोसे की गूंज भी थी। सेबेस्टियन ने धीरे से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और वो भी आखिरी सांस तक। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि सीएल और सेबेस्टियन लंदन की गलियों में घूमते नजर आते हैं। दरअसल वो यहाँ पर रानी के एक खास आदेश को पूरा करने आए थे। इस बार सीएल और सेबेस्टियन इस बात से खुश थे कि बिना किसी रोक टोक के वो आराम से अपना काम निपटा सकते थे। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचे उनके होश उड़ गए। वहां पहले से ही लाऊ और मैडम रेड मौजूद थे। असल में लाऊ और मैडम रेड को पहले ही खबर लग चुकी थी कि सीएल लंदन आया है और रानी की तरफ से एक मर्डर मिस्ट्री की जांच कर रहा है। यहाँ पर सीएल का मकसद सिर्फ अपराधी को पकड़ना नहीं था, बल्कि वो अपने परिवार की इज्जत और नाम को समाज में फिर से ऊंचा उठाना चाहता था। वहीं लाऊ हमेशा की तरह मजाकिया लहजे में ताना मारते हुए सीएल से पूछता है कि अगर तुम जैसा कोई नन्हा बच्चा मर्डर की जगह पर जाएगा तो डर के मारे भाग नहीं जाएगा क्या। इस बार सीएल बहुत ही काम स्वभाव से लेकिन बहुत ही ठोस जवाब देते हुए कहता है कि उसे छोटा बच्चा समझना लाऊ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यही हमें एक और अहम बात पता चलती है। कुछ दिनों पहले मैरी नाम की एक महिला का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था, और जिसने भी उसका कत्ल किया था वो कोई आम इंसान नहीं था। शहर भर में उसका नाम बदनाम हो चुका था जैक द रिपर के नाम से, क्योंकि वो आए दिन औरतों पर हमला करता था और उनका शिकार बनाता था। अब अगले सीन में सीएल को हम उस जगह पर देखते हैं जहां मैरी का कत्ल हुआ था, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे वहां जाने से रोक देता है। उस पुलिस वाले का कहना था कि बच्चों को ऐसी खौफनाक जगह पर नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता के साथ होना चाहिए। ये बात सीएल को चुभ जाती है, मगर वो कुछ भी कहता नहीं। तभी वहाँ पर आर्थर नाम का एक ऑफिसर आता है जो इस केस की जांच में लगा हुआ था, और जब उसे पता चलता है कि सीएल को इस केस की ज्यादा जानकारी नहीं है तो वो साफ कह देता है कि तुम अपने काम से काम रखो और इस मामले में दखल मत दो। सीएल बिना कोई हंगामा किए वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके बाद वो और सेबेस्टियन एक बेहद खास जगह पर पहुँचते हैं। ये जगह किसी और की नहीं बल्कि उनके पुराने खबरियों में से एक अंडरटेकर की थी। अंडरटेकर एक ऐसा शख्स था जो अक्सर खतरनाक केसों की जानकारी रखता था। सीएल और सेबेस्टियन को पूरा यकीन था कि उसके पास कुछ न कुछ जानकारी तो जरूर होगी, और जैसे ही वो उसके अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं, अंडरटेकर उनसे मिलकर हमेशा की तरह अजीबोगरीब बातें करने लगता है, लेकिन असली जवाब देने से बचता है। सेबेस्टियन समझ जाता है कि इसे सीधा करने का कोई और तरीका नहीं है, इसीलिए वो बाकियों को कुछ देर के लिए बाहर भेज देता है, और जैसे ही सब बाहर जाते हैं सेबेस्टियन अंडरटेकर की ठीक से खातिरदारी करता है, यानी उसे इतना डरा देता है कि अंडरटेकर सब कुछ उगलने को तैयार था। अंडरटेकर बताता है कि यह मर्डर करने वाला कोई मामूली हत्यारा नहीं था, वो सिर्फ औरतों को बेरहमी से मार ही नहीं रहा था, बल्कि उनके शरीर के अंगों को निकालकर उन्हें बेच भी रहा था। हालांकि अंडरटेकर को खुद भी नहीं पता था कि असल में ये सब कौन कर रहा है, लेकिन उसकी दी गई जानकारी ने सीएल और सेबेस्टियन के लिए रास्ता थोड़ा आसान कर दिया था। जैसे ही सब वहां से निकलते हैं, रास्ते में चर्चा होती है कि अगर यह हत्यारा अपने शिकारों के शरीर के अंगों को बेच रहा है तो जरूर वो किसी डॉक्टर के संपर्क में रह रहा होगा। और वहीं सीएल एक फैसला करता है, उसका अब अगला कदम होगा शहर के हर डॉक्टर का पता लगाना जो इस केस से जुड़ा हो सकता है। और अब सेबेस्टियन खुद आगे बढ़ते हुए सारे डॉक्टरों की लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी लेता है। इस पर लाऊ और मैडम रेड चौंक जाते हैं। आखिर सेबेस्टियन इतने कम समय में पूरे शहर के डॉक्टरों का नाम कैसे पता करेगा, लेकिन सीएल ने उन्हें बस इतना कहा कि सेबेस्टियन पर पूरा भरोसा रखो। इसके बाद सब अपने घर की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ उनका एक और बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। असल में सेबेस्टियन पहले ही घर से निकल चुका था, और जब सीएल और बाकी सब घर पहुंचे तो सेबेस्टियन पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सेबेस्टियन ने सभी संदिग्ध डॉक्टरों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर ली थी। मैडम रेड को तो यकीन ही नहीं हुआ कि सेबेस्टियन ने इतना कुछ कितनी आसानी और जल्दी से कर लिया। सेबेस्टियन ने उनके शक को दूर करने के लिए लिस्ट सभी के सामने रख दी, और जैसे ही उन्होंने देखा कि उस लिस्ट में शहर के नामी डॉक्टरों के नाम मौजूद हैं, सबको समझ आ गया था कि सेबेस्टियन कोई मजाक नहीं कर रहा था। सेबेस्टियन ने समझाया कि कैसे उसने हर एक नाम की बारीकी से जांच की थी, और उसकी नजर एक ऐसे डॉक्टर पर पड़ी जो इन हत्याओं में शामिल हो सकता था। अब अगली ही घड़ी में सीएल पूरी तरह से एक लड़की के रूप में तैयार हो चुका था, और उसके पीछे सेबेस्टियन का पूरा प्लान था, क्योंकि उनका मानना था कि विस्काउंट नाम का एक डॉक्टर अक्सर पार्टियां करता था जिनमें वही लोग बुलाए जाते थे जो उसके बेहद करीबी होते थे। तो सेबेस्टियन ने प्लान बनाया था कि वो सीएल को एक सुंदर लड़की की तरह तैयार करेगा ताकि वो दोनों उस पार्टी में जाकर विस्काउंट को रंगे हाथों पकड़ सके। इस तरह दोनों पार्टी में शामिल हो जाते हैं।
हालांकि सीएल अपने इस लड़की वाले रूप से जरा भी खुश नहीं लग रहा था, मगर विस्काउंट तक पहुंचने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और सबसे बड़ी चिंता तब शुरू हुई जब सीएल को एलिजाबेथ की आवाज सुनाई देती है। वो खुद भी उस पार्टी में आई हुई थी। अब सीएल के लिए मुसीबत दोगुनी हो चुकी थी। उसे डर होता है कि कहीं एलिजाबेथ उसे इस रूप में पहचान ना ले। वो खुद को छिपाने की कोशिश करने लगता है, पर इसी दौरान छिपते छिपते सीएल और सेबेस्टियन की नजर विस्काउंट पर पड़ती है, जो पार्टी में ही मौजूद था। सेबेस्टियन सीएल से कहता है कि वो विस्काउंट के साथ जाकर डांस करे ताकि वो उसके और करीब आ सके। जैसे ही डांस शुरू होता है, विस्काउंट की नजर सीएल पर टिक जाती है, जो उसकी खूब तारीफ करता है और धीरे धीरे उसे गलत तरीके से छूने भी लगा था, जिससे साफ पता चलता है कि विस्काउंट को उस लड़की में गहरी दिलचस्पी हो गई है। सीएल अंदर से तो काफी असहज महसूस करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डर उसे इस बात का था कि कहीं एलिजाबेथ उसके पास ना आ जाए। और जैसे ही एलिजाबेथ उसकी तरफ बढ़ती है, सेबेस्टियन बीच में आकर सबका ध्यान भटकाने के लिए खुद ही एक जादूगर बन जाता है। सेबेस्टियन का ये दाव काम करता है और उन सबका ध्यान अपनी जादू की तरफ खींच लेता है। लेकिन इसी बीच विस्काउंट सीएल को धीरे से एक शांत कमरे में ले जाता है, और ये कोई आम कमरा नहीं था। चारों तरफ धुआं धुआं सा माहौल था। सीएल कुछ समझ ही पाता उससे पहले ही उसकी आंखें भारी होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अगली बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक पिंजरे में बंद पाता और उसके चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। असल में ये सब विस्काउंट का ही प्लान था। उसने सीएल को बेहोश करके कैद कर लिया था ताकि वो उसका ऑक्शन करवा सके और वो उसे बेच सके। अब सीएल को पक्की तरह से यकीन हो गया था कि जो इंसान इंसानों की बोली लगवा सकता है, वो जरूर उन हत्याओं का जिम्मेदार भी हो सकता है। सीएल धीरे से अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलता और उसकी आंखों में बसा वो शैतानी निशान तेजी से चमक उठता है। वो उसी पल सेबेस्टियन को पुकारता है और वो कहता है कि सेबेस्टियन बस अब आ जाओ। अब सीएल का इतना कहना था, कमरे की सारी लाइट चली जाती है और अगले ही पल हर तरफ बस चीखें सुनाई देती है। और जैसे ही लाइट वापस आती है, सीएल अपनी आंखें खोलकर देखता है कि उस कमरे में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं और इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि सेबेस्टियन का ही हाथ था। सीएल अब भी बहुत सदमे में था और वो बिल्कुल खामोश था। सेबेस्टियन उसके पास आता और बेहद शांत आवाज में कहता है कि चाहे मेरा शरीर ही खत्म क्यों ना हो जाए, पर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत के लिए। सीएल की आंखों में उस वक्त कई सवाल थे, लेकिन वक्त ने उन्हें चुप कर दिए थे। अब उन्हें लगने लगा था कि ये केस यहीं खत्म हो चुका है, मगर अगली ही सुबह उन्हें एक जोरदार झटका लगा। अखबार की हेडलाइन चीख रही थी कि एक और लेडी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, वो भी जैक द रिपर के द्वारा। यानी विस्काउंट असली हत्यारा नहीं था। उनका केस अभी भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो असली खेल शुरू हुआ था। अगले सीन में हम जैक द रिपर को देखते हैं। वो एक और मासूम लड़की को अपना निशाना बना रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो लड़की को मारने से पहले बड़े शौक से उसे तैयार करता। वो उसे सजाता है जैसे कोई खिलौना हो। वहीं दूसरी ओर सीएल और मैडम रेड एक साथ बैठकर शतरंज खेल रहे थे। खेल के बीच में मैडम रेड गंभीर होकर कहती है कि तुम्हें अंडरवर्ल्ड के इस खतरनाक खेल से दूर रहना चाहिए सीएल। सीएल की नजरें शतरंज की गोटियों पर थी, मगर उसके चेहरे से साफ था कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैडम रेड ने फिर से पूछा, क्या तुम ये सब अपने माता पिता का बदला लेने के लिए कर रहे हो? सीएल कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीमे से कहता है, मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ताकि मैं अपने परिवार का नाम दोबारा से रोशन कर सकूं। ये सुनकर मैडम रेड थोड़ी भावुक हो गई थी। उन्होंने बताया कि कैसे सीएल की माँ और उनकी बहन, जिनका वो गहरा जुड़ाव था, उनकी मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्हें सबसे बड़ा दुख ये था कि वो खुद कभी माँ नहीं बन सकती थी। इसीलिए जब उन्होंने अनाथ हुए सीएल को देखा तो उन्होंने तय किया कि उसे वो अपने बेटे जैसा प्यार देंगी। मगर सीएल शांत स्वभाव में जवाब देता है कि मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैडम रेड समझ गई कि वो सीएल को इस रास्ते से हटा नहीं सकती। वो उठती और वहाँ से जाने लगती है, मगर जाते जाते सेबेस्टियन को रोक कर कहती है, तुम्हें हर वक्त सीएल के ही साथ रहना होगा, किसी भी हाल में तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अब मैडम रेड कमरे से बाहर आती है। बाहर उनका बटलर पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। अंधेरे में दोनों के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान होती है। और ये क्यों था, ये राज अब धीरे धीरे खुलने वाला था। कुछ समय के बाद सेबेस्टियन सीएल के कमरे में आता है और दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है। और उसी दौरान सेबेस्टियन एक खुलासा करता है कि मैंने सारे डॉक्टरों की लिस्ट चेक की, मगर विस्काउंट के अलावा मुझे किसी पर भी शक नहीं हुआ। यह सुनकर सीएल गुस्से से भर उठता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो अब इस हत्यारे को पकड़ने में नाकाम रहेगा। मगर तभी सेबेस्टियन कुछ कहता है, एक नाम है जिस पर मेरा थोड़ा शक है, और अगर तुम्हें उसका नाम पता चलेगा तो तुम हैरान रह जाओगे। सीएल की सांसें थम जाती है और वो पूछता है कि कौन है वो। कुछ समय के बाद सेबेस्टियन और सीएल उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे जहां अगला कत्ल होने वाला था। वो दोनों पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे और इस बार उन्हें पूरा यकीन था कि असली हत्यारा वहीं पर मिलेगा। सीएल धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल होता और जैसे ही उसकी नजरें सामने जाती है, उसकी रूह कांप उठती है। चारों ओर लाल रंग का ताजा खून बिखरा हुआ था और उसके बिल्कुल बगल में एक औरत की लाश पड़ी थी। सीएल सदमे में था, उसकी सांसें तेज हो गई थी। तभी अचानक से सेबेस्टियन पीछे से आता और उसके आंखों को ढक देता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हें नहीं देखना चाहिए। मगर तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है।
कमरे के एक कोने से मैडम रेड का बटलर बाहर निकलता है। सेबेस्टियन और सीएल दोनों समझ जाते हैं कि यही है वो कातिल। बटलर सामने आते ही खुद को मासूम साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन की आंखों में अब कोई रहम नहीं था। उसे इस बात का पहले से ही शक था और अब उसकी शंका यकीन में बदल चुकी थी। सेबेस्टियन गंभीर आवाज में कहता है कि तुम सिर्फ एक बटलर नहीं हो, तुम असल में एक ग्रिम रीपर हो। बटलर अब समझ गया था कि उसका असली चेहरा उजागर हो चुका है, इसीलिए वो अब अपने असली रूप में आ जाता है। तेज सफेद बाल, काली आंखें और हाथों में चमकते हुए साइट। सेबेस्टियन उससे पूछता है कि एक ग्रिम रीपर होते हुए भी तुम मासूमों की जान क्यों ले रहे थे और ये बटलर का नाटक क्यों किया। ग्रिम रीपर मुस्कुराता है और वो कहता है कि मैं ये सब सिर्फ एक औरत के प्यार में कर रहा था। और तभी उस कमरे में वो औरत दाखिल होती है। सीएल अपनी आंखों को खोलता है ताकि उस औरत को देख सके और वो औरत कोई और नहीं बल्कि मैडम रेड होती है। सीएल को जरा भी हैरानी नहीं होती। वो सीधा अपनी आंटी की ओर देखता है और कहता है कि मुझे पहले से ही शक था, मगर मैं मानना नहीं चाहता था। सेबेस्टियन ने जब पहली बार मैडम रेड पर शक जताया था तो सीएल ने उसका यकीन नहीं किया था। अब यहाँ पर मैडम रेड खुद भी चौंक जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला। सीएल यहाँ पर शांत लहजे में जवाब देता है कि हमने सारे विक्टिम के ऑर्गन की जांच करवाई और पता चला कि वो सभी ऑर्गन एक ही हॉस्पिटल में बेचे जा रहे थे और वो हॉस्पिटल तुम्हारा था। अब मैडम रेड का चेहरा सख्त हो चुका था, उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। वो चीखती है कि अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज हम सब एक अच्छे परिवार की तरह साथ होते, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। ग्रिम रीपर भी अब अपना सच बयां करता है। वो कहता है कि मुझे लाल रंग से मोहब्बत है और इसीलिए मैं लोगों को मारता था ताकि मैं उनके शरीर को अपने पसंदीदा रंग में रंग सकूं। अब सीएल ने फैसला कर लिया था। वो कहता है कि सेबेस्टियन इन्हें खत्म कर दो। सेबेस्टियन यहाँ पर बिना ही एक पल गवाए सिर झुकाकर उसके ऑर्डर को स्वीकार करता है और अगले ही पल ग्रिम रीपर और सेबेस्टियन के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की ताकतें इंसानी कल्पना से बाहर थी। एक की ओर अंधेरा था और दूसरी ओर सिर्फ मौत। वहीं दूसरी तरफ मैडम रेड खुद सीएल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। वो कहती है कि तुम्हें आज मैं खुद ही खत्म कर दूंगी। उसके चेहरे पर अब ममता नहीं सिर्फ क्रूरता थी। सीएल उसके हर वार से बचने की कोशिश करता है, मगर मैडम रेड कहीं ज्यादा तेज थी और अब वो पल आ चुका था जब मैडम रेड बस एक ही झटके में सीएल की जान ले सकती थी। सीएल जमीन पर गिर चुका था और उसके चेहरे पर खून की लकीरें थी और यहाँ पर मैडम रेड अपनी चमकती हुई चाकू लेकर उस पर कूदने ही वाली थी। मगर ठीक उसी पल जब मैडम रेड सीएल पर आखिरी वार करने वाली होती है, एक लहर से उसकी जहन से गुजरती है और उसे अपना बीता हुआ अतीत याद आने लगता है। उसकी आंखों के सामने उसकी बहन, सीएल की माँ और छोटा सा मासूम सीएल घूमने लगते हैं। वो सारे लम्हे जो उसने उस परिवार के साथ बिताए थे, हंसी, प्यार और सुकून से भरे पल थे वो। और यहाँ ये बात स्पष्ट थी कि हाँ, मैडम रेड ने बहुत कुछ गलत किया था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में सीएल के लिए प्यार अब भी जिंदा था और यही प्यार उसे रोक लेता है। वो अपने हाथ नीचे कर लेती है। उसके चेहरे पर अफसोस झलक रहा था और वो अपने फैसले पर पछता रही थी। मगर तभी पास खड़ा ग्रिम रीपर जो ये सब देख रहा होता है, गुस्से से बिफर उठता है। वो मैडम रेड को चेतावनी देता है कि वो अपने आप पर काबू रखे और उस लड़के को मार दे। पर मैडम रेड अब किसी भी कीमत पर अपनी बहन के बेटे को मारना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि मैं ऐसा कर नहीं सकती और वो बस इतना ही कह पाती है। ग्रिम रीपर अब पूरी तरह से आग बबूला हो गया था और वो बिना एक पल गवाए अपनी चमचमाती चेन साव निकालकर मैडम रेड पर हमला कर देता है और एक ही झटके में मैडम रेड जमीन पर गिर जाती है। उसकी सांसें टूटने लगती है और उसकी आंखें बुझने लगी थी। और यहाँ पर हम उसके बीते हुए दर्द भरे जीवन में झांकते हैं। जब वो छोटी थी, उसे लाल रंग से बेहद प्यार था। वो हर चीज को लाल रंग में देखना चाहती थी और फिर एक दिन उसे एक लड़के से प्यार हो गया। मगर जब शादी की बात आई तो उसकी बहन की शादी उस लड़के से करवा दी गई। शुरुआत में ये बात उसे बहुत चुभी, मगर अपनी बहन की खुशी के लिए वो खुद को पीछे हटा लेती है और इसके बाद उसने किसी और से शादी कर ली। और जब वो भी माँ बनने वाली थी तो एक दर्दनाक हादसा उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। एक दिन कार एक्सीडेंट में उसका पति मारा गया और उसका बच्चा भी नहीं बच पाया। उधर सीएल का पूरा परिवार भी आग में जलकर खत्म हो चुका था। इस दोहरी चोट ने मैडम रेड को अंदर से तोड़ कर रख दिया था और धीरे धीरे उसने उन औरतों को मारना शुरू कर दिया जो माँ नहीं बन सकती थी या जो माँ बनने की जिम्मेदारी को समझती नहीं थी। उसे अब लाल रंग से नफरत होने लगी थी और तभी उसकी मुलाकात ग्रिम रीपर से हुई और दोनों ने मिलकर इस मौत के खेल को शुरू किया। मगर जब उसे पता चला कि सीएल जिंदा है और अकेला नहीं बल्कि उसके साथ उसका वफादार बटलर सेबेस्टियन भी है, तो उसका दिल फिर से किसी रिश्ते से भरने लगा। उसने सीएल को अपने बेटे जैसा प्यार देना शुरू किया, मगर अतीत की गलतियां इतनी गहरी थी कि वो चाहकर भी उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाई। प्रेजेंट में ग्रिम रीपर मैडम रेड की मौत से थोड़ा दुखी तो होता है, लेकिन अब उसका एक ही मकसद था सीएल को खत्म करने का। पर सीएल अब बिल्कुल शांत होकर मैडम रेड के पास जाता है। उसके लहूलुहान शरीर के सामने बैठकर उसे एक तरह से श्रद्धांजलि देता है और वो कहता है कि तुम गलत थी पर तुमने आखिरी पल में खुद को साबित किया। सीएल की आंखों में भी नमी थी, मगर वो रुकने वालों में नहीं था।
वो तुरंत सेबेस्टियन की ओर मुड़ता और कड़क आवाज में कहता है, सेबेस्टियन अब वक्त आ गया है, अधूरे काम को खत्म करो। सेबेस्टियन यहाँ पर हल्का सा झुक कर कहता है कि यस माय लॉर्ड, और अगले ही पल वो तैयार होकर ग्रिम रीपर का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रिम रीपर उसे घूरते हुए पूछता है कि तुम एक बच्चे की बात क्यों मानते हो। तो यहाँ पर सेबेस्टियन कहता है, क्योंकि जिस दिन मैंने उससे उसका नाम हासिल किया था, मैंने वादा किया था कि मैं आखिरी सांस तक उसका साथ दूंगा। अब ग्रिम रीपर को समझ आ गया था कि ये लड़ाई अब आसान नहीं होने वाली, और फिर भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। ग्रिम रीपर अपनी घातक चेनसाव से बार बार सेबेस्टियन पर वार करता है, और सेबेस्टियन अपनी रफ्तार, चपलता और असीम शक्तियों से हर हमले का जवाब देता है। यहाँ तक कि सेबेस्टियन और ग्रिम रीपर के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। एक समय ऐसा भी आता है जब ग्रिम रीपर सेबेस्टियन पर चेनसाव से हमला कर देता है, मगर अगले ही पल जब वो देखता है कि सेबेस्टियन को जरा भी नुकसान नहीं हुआ, तो वो हैरान रह जाता है। बस उसके कपड़े थोड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन शरीर पर एक भी खरोच तक नहीं आती। इस नाकाम कोशिश के बाद भी ग्रिम रीपर हार नहीं मानता। वो फौरन अपने अगले प्लान के साथ सेबेस्टियन पर दोबारा हमला करता है, मगर इस बार सेबेस्टियन अपने दोनों हाथों से उसके चेनसाव को रोक लेता है, और इसके बाद दोनों के बीच जोरदार टक्कर होती है। मुक्के, लाते और जानलेवा वार चलते हैं, मगर आखिर में सेबेस्टियन भारी पड़ता है और एक जोरदार घूसा मारकर वो ग्रिम रीपर को नीचे गिरा देता है। अब सेबेस्टियन के हाथ में चेनसाव आ चुका था, और वो इसका इस्तेमाल करके ग्रिम रीपर का खेल हमेशा के लिए खत्म करने ही वाला था। ग्रिम रीपर डर के मारे अपनी जान की भीख मांगने लगा था, मगर सेबेस्टियन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो उस पर हमला करना अपना बढ़ा देता है। तभी अचानक एक हथियार से उसकी चेनसाव रुक जाती है, और ये कोई आम रुकावट नहीं थी, बल्कि ग्रिम रीपर कम्युनिटी के सुपरवाइजर खुद वहां पर आ चुके थे। उनका मकसद था ग्रिम रीपर को अपने साथ वापस ले जाने का। ग्रिम रीपर को एक पल राहत जरूर मिलती है कि उसकी जान बच गई है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सुपरवाइजर वहीं खड़े खड़े सबके सामने खुलासा करते हैं कि ग्रिम रीपर ने अपने नियमों का उल्लंघन किया है और मासूमों की जान ली है, जिसकी उसे सजा मिलेगी। अब सेबेस्टियन को भी मजबूरी में सुपरवाइजर की बात माननी पड़ती है, और वो ग्रिम रीपर को उनके हवाले कर देता है, जिसके बाद सुपरवाइजर ग्रिम रीपर को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सीएल चुपचाप से मैडम रेड के पास बैठा हुआ था। तभी सेबेस्टियन भी वहां पर पहुंचता है, और जैसे ही पास आता है, सीएल अचानक चक्कर खाकर गिरने लगता है, मगर सेबेस्टियन फौरन उसे पकड़ लेता है। हालांकि सीएल उसका हाथ झटक देता और कहता है कि उसे बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हुई थी, और वो अपना ख्याल खुद भी रख सकता है। कुछ ही समय के बाद मैडम रेड के अंतिम संस्कार का दिन आता है। सीएल सभी नोबल्स के साथ मिलकर मैडम रेड को विदाई देता है। इस दौरान सब देखते हैं कि सीएल एक लाल रंग का कपड़ा उठाकर मैडम रेड के ऊपर रख देता है, और वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि लाल रंग मैडम रेड पर सबसे ज्यादा जचता है। और जैसे ही वो कपड़ा डाला जाता है, आसमान से चारों ओर लाल फूलों की बारिश होने लगती है, मानो खुद कुदरत भी मैडम रेड को एक सुंदर और सम्मानजनक विदाई दे रही हो। वहीं इस अंतिम संस्कार के बाद घर के सारे नौकर गहरे दुख में डूबे नजर आते हैं। सभी के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, क्योंकि मैडम रेड के जाने से मानो पूरे घर का सूनापन बाहर आ गया हो। इसी दौरान हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं, जो आर्थर से ये सब जानने की कोशिश करता है कि आखिर उन्होंने इस केस को अचानक बंद क्यों कर दिया। इस पर आर्थर बड़ी गंभीरता से जवाब देता है कि अगर वो इस मामले से दूर रहे तो उसी में उसकी भलाई है, और एक तरह से वो उसे साफ साफ ये बताना चाह रहे थे कि ये केस अब खत्म हो चुका है और इसे फिर से उधेड़ने का कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरी ओर लाऊ सीएल से ये जानना चाहता था कि आखिर वो रानी को मैडम रेड के बारे में क्यों नहीं बताना चाहता। इस पर सीएल का जवाब था कि रानी को सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि मर्डर का सिलसिला अब थम चुका है, और अब जब मैडम रेड की मौत हो चुकी है तो मामला भी उसी के साथ हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सीएल की ये समझदारी भरी बातें सुनकर लाऊ उस पर काफी प्रभावित होता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद सीएल और सेबेस्टियन उस जगह खड़े हो जाते हैं जहां मैडम रेड का अंतिम संस्कार हुआ था। उनके साथ वहां पर अंडरटेकर भी मौजूद होता है। वहीं अंडरटेकर एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो कहता है कि उसे रानी से सख्त नफरत है, क्योंकि रानी अपने सारे गंदे काम सीएल जैसे लोगों से करवाती है और वो खुद को कभी सामने नहीं लाती। इस पर सीएल साफ कहता है कि उसका परिवार शुरू से ही रानी की आज्ञा मानता आया है और वो आगे भी ऐसा करता रहेगा, मगर अंडरटेकर उसे एक खास चेतावनी देता है। वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम रानी का काम करते करते खुद ही उसमें फंस जाओ। ये कहकर अंडरटेकर धीरे धीरे वहां से चला जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन सीएल से एक बड़ा सवाल पूछता है। जब मैडम रेड ने तुम पर हमला किया था और तुम्हारे पास खुद की सुरक्षा के लिए पहले से बंदूक थी, तो तुमने उसे खुद क्यों नहीं मारा? सीएल थोड़ी देर चुप रहता है और वो जवाब में उलझा हुआ था। फिर सोचते हुए वो कहता है कि उसने मैडम रेड को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि ये काम सेबेस्टियन का था। वो नहीं चाहता था कि उसके हाथ खून से रंग जाए, वो चाहता था कि उसका सेवक ही ये काम पूरा करे। आखिर में सीएल सेबेस्टियन को वो बात याद दिलाता है जो उन दोनों के बीच के रिश्ते की बुनियाद थी। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को याद दिलाता है। वो कहता है कि जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता तब तक ये समझौता बना रहेगा
और इस पर सेबेस्टियन मुस्कुराते हुए हामी भरता है। वो कहता है कि वो सीएल के साथ उसकी आखिरी सांस तक रहेगा, वो उसकी हर हाल में हिफाजत करेगा और हमेशा उसकी परछाई बनकर उसके सबसे करीब खड़ा रहेगा। कुछ समय के बाद सीएल सेबेस्टियन और बाकी नौकरों के साथ एक ट्रिप पर निकलता है। इस सफर के दौरान सेबेस्टियन सीएल से पूछता है कि आखिर उसने ट्रैवल पर आने से पहले इन नौकरों को साथ में क्यों लाया। इस पर सीएल बड़े ही सफाई से जवाब देता है कि अगर मैं इन्हें घर पर छोड़ देता तो ये घर का कबाड़ कर देते। धीरे धीरे सभी लोग एक गांव में पहुंचते हैं। शुरुआत में सारे नौकर काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि जल्दी उन्हें ये पता चलता है कि वो एक वीरान और उजाड़ गांव में आ पहुंचे हैं। इसके बाद कहानी थोड़ा पीछे जाती है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सीएल पहले ही सेबेस्टियन को बता चुका था कि वो लोग इसी गांव में आने वाले हैं। असल में सीएल को जानकारी मिली थी कि इस गांव में पहले एक भयानक खेल हुआ करता था जिसका नाम था बियर बेटिंग, जिसमें कई कुत्तों को एक पिंजरे में बंद भालू पर हमला करने के लिए छोड़ दिया जाता था जब तक कि भालू की जान न चली जाए। सेबेस्टियन ने ये सुनकर बताया कि ऐसा खेल तो कब का बंद हो चुका है, मगर तभी सीएल खुलासा करता है कि भले ही भालू वाला खेल अब बंद हो चुका हो, पर गांव वालों ने इसे एक नई शक्ल दे दी है। अब वो कुत्तों को ही एक दूसरे से लड़वाने लगे हैं और इस खेल में ये गांव भी पूरी तरह से शामिल है। यही सीएल सेबेस्टियन को ये भी बताता है कि कैसे रानी उसे ऐसे छोटे छोटे कामों में उलझाकर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है। पर जब सेबेस्टियन उसे रुकने को कहता है तब सीएल बड़े दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं रानी का पालतू कुत्ता हूँ और उनकी बातें हमें माननी ही पड़ेगी। खैर, वापस वर्तमान में लौटते हैं। सीएल और उसके साथी गांव में दाखिल हो चुके थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए चल रही थी। फिनी और बाकी नौकर उसे देखकर थोड़े खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस वीराने में कुछ इंसानियत बची है, लेकिन जैसे ही वो औरत के पास पहुंचते हैं और बात करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उसकी गोद में बच्चा नहीं बल्कि एक मरा हुआ कुत्ता था। सब हैरान रह जाते हैं और तब वो औरत बताती है कि किस तरह उस चीज ने उस कुत्ते की ये हालत कर दी। अब वो चीज क्या थी, इसका रहस्य तो कहानी में आगे खुलने वाला है। इसके बाद सब लोग गांव के अंदर पहुंचते हैं, जहां का माहौल बाहर से तो शांत और खूबसूरत लगता है। चारों तरफ लोगों ने पालतू कुत्ते पाल रखे थे, पर सेबेस्टियन इस सुकून भरे नजारे से जरा भी प्रभावित नहीं होता। उसका मानना था कि कुत्ते कमजोर होते हैं क्योंकि वो बिना सवाल किए अपने मालिक के दिए गए हर आदेश को मान लेते हैं और यही बात उसे उनसे नफरत करने पर मजबूर करती है। खैर, कुछ देर के बाद सभी लोग एक रिसोर्ट के पास पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है उस जगह की नौकरानी एंजेला से। एंजेला उन्हें देखकर मुस्कुराती है और उन्हें अंदर ले आती है, लेकिन इस शांति के पीछे भी तूफान छुपा होता है। कुछ समय के बाद सीएल और सेबेस्टियन छुपकर देखते हैं कि गांव का मेयर, जो इस रिसोर्ट का मालिक भी है, एंजेला को बुरी तरह से पीट रहा है, सिर्फ इसीलिए कि उसने इसकी इजाजत के बिना रानी के भेजे हुए मेहमानों को रिसोर्ट में आने दिया। पर तभी सीएल मेयर को ऐसा करने से रोकता है और बहुत ही शांति से उसे बताता है कि उसे खुद क्वीन ने इस जगह पर भेजा है ताकि वो इस रिसोर्ट को खरीद सके। सीएल की इस बात से मेयर थोड़ी देर के लिए चुप तो होता है, मगर फिर भी वो साफ मना कर देता है कि वो ये रिसोर्ट नहीं देगा। सीएल भी कोई पीछे हटने वाला नहीं था। वो मेयर को याद दिलाता है कि अगर वो ऐसा करता है तो ये सीधे सीधे रानी के आदेश की अवहेलना होगी। तब मेयर गहरी सांस लेकर बताता है कि उसकी इस जिद के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी है। असल में मेयर का कहना था कि पूरे गांव में एक डीमन डॉग का आतंक फैला है, एक राक्षसी कुत्ता जो हर उस इंसान को खत्म कर देता है जो मेयर की बात को नहीं मानता, और यही वजह है कि वो सीएल को रिसोर्ट नहीं सौंप सकता। सीएल मेयर की बातों से सहमत नहीं होता। वो साफ कहता है कि जब तक वो अपनी आंखों से इस दहशत को देख नहीं लेता तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब हम उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एंजेला बाकी नौकरों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। वो हंसते हंसते अपने बारे में बताती है कि वो भी एक वक्त में उन्हीं की तरह एक आम सी नौकरानी थी, मगर इसी बीच सर्वेंट को दूर से मेयर की रिंग बेल की आवाज सुनाई देती है। एंजेला अचानक से बहुत ही गंभीर हो जाती है और कहती है कि मेयर ने बुलाया है। वो तुरंत वहां से चली जाती है। अब जो अगला सीन आता है वो चौंकाने वाला था। मेयर, जो अब तक रौबदार और कठोर दिखता था, एंजेला के पैरों में गिरकर माफी मांग रहा होता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है कि वो जल्द से जल्द उस नए मेहमान सीएल और उसके साथियों को गांव से निकलवा देगा। ये सब मेड मरीन छुपकर देख रही होती है और वो पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि ऐसा मेयर उसने पहले कभी नहीं देखा था। खैर, अगले ही पल एंजेला सीएल और सेबेस्टियन के पास आती है और उन्हें वो एक सख्त चेतावनी देते हुए कहती है, अगर आपने मेयर की बात नहीं मानी तो अगली सुबह शायद आप जिंदा ना हो। मरीन भी पीछे से आकर कहती है कि इस गांव में जिसने भी मेयर के नियमों का उल्लंघन किया उसे उसी डीमन डॉग ने मौत के घाट उतार दिया। सीएल और सेबेस्टियन को इन बातों पर यकीन नहीं होता। उन्हें ये सब किसी डरावने वाले किस्से से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, मगर तभी गांव की खामोशी को एक तेज वार्निंग सायरन चीर देती है। हर कोई अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया था और बाहर की ओर भागने लगता है और वहां पर पूरा अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। सीएल और सेबेस्टियन भी तुरंत बाहर निकलते और वहां जो वो देखते हैं उससे उनके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। सड़क पर साफ साफ उस भयानक डीमन डॉग के पंजों के निशान पड़े थे। गांव वालों में अब कोई शक बाकी नहीं रह जाता।
सबका यही मानना था कि अगर निशान यहाँ है तो जरूर किसी ने मेयर की बात नहीं मानी है और अब डीमन डॉग उसकी जान लेने आया है। कुछ ही देर में उस शख्स का पता चल जाता है जिसने नियम तोड़ा था। असल में उस आदमी ने विलेज के उस कड़े नियम को तोड़ा था जिसमें साफ कहा गया था कि कोई भी इंसान 5 से ज्यादा कुत्ते नहीं पाल सकता और उसने 6 कुत्ते पाल लिए थे। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी की लाश अब लोगों के सामने थी, कुत्तों की तरह नोची हुई, खून से सनी हुई। गांव में सन्नाटा छा चुका था। मेयर एक बार फिर से सबके सामने आता और कठोर स्वर में चेतावनी देता है, जिसने मेरी बात नहीं मानी उसका यही अंजाम होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर सीएल और सेबेस्टियन को ये सब बहुत ही स्क्रिप्टेड लग रहा था। उनकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। क्या वाकई में ये डीमन डॉग है या फिर इस डर की आड़ में कुछ और छिपाया जा रहा है। अब इस तरह अगला दिन आता है। माहौल थोड़ा हल्का और शांत था। सेबेस्टियन अपने नौकरों को थोड़ा खुश करने के इरादे से उन्हें रिसोर्ट में स्विमिंग करने का ऑफर देता है। सारे नौकर खुशी से उसकी बात मान लेते हैं और साथ मिलकर मस्ती करने लगते हैं। मगर इस शांति के बीच में सीएल चुपके से सेबेस्टियन के कान में कुछ फुसफुसाता है, एक जरूरी काम के बारे में। सेबेस्टियन उसकी बात सुनते ही गंभीर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसी समय गाँव में कई लोग अचानक एक साथ इकट्ठा होकर कहीं जाने लगते हैं। असल में उन्हें वो कुत्ता मिल चुका था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसकी वजह से पिछली रात एक आदमी की जान गई थी। अब सारे गांव वाले उस कुत्ते पर अत्याचार करने निकल पड़े थे। सीएल और बाकी नौकर भी उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने जो नजारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। एक मासूम से कुत्ते को पिंजरे में कैद किया गया था और बाकी कुत्ते से उस पर हमला करवाया जा रहा था। फिनी, जो खुद भी काफी संवेदनशील और भावुक था, उस मासूम कुत्ते की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाया। वो उस कुत्ते को बचाने के लिए पिंजरे की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन उसकी ये इंसानियत उस पर और उसके साथियों पर भारी पड़ गई और उन्होंने फिनी और बाकी नौकरों को पकड़कर कैद कर लिया। और अब उनका इरादा था कि जैसे वो मासूम कुत्तों को लड़वाते हैं वैसे ही नौकरों पर भी कुत्तों से हमला करवाया जाएगा। मेयर के इशारे पर गांव के हिंसक कुत्ते उन पर झपटने ही वाले थे, तभी बिल्कुल सही समय पर सेबेस्टियन वहां पर आ जाता है। वो सीएल से देर से आने के लिए माफी मांगता है और फिर सिर्फ अपनी तीखी निगाहों से उन कुत्तों को शांत कर देता है। कुत्ते वहीं पर रुक जाते हैं जैसे किसी जादू ने उन्हें बांध लिया हो। मगर गाँव वालों का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। वो सेबेस्टियन और उसके साथियों पर चिल्ला रहे थे, यहाँ तक वो उनका गला पकड़ने को उतारू थे। तभी सेबेस्टियन सबके सामने एक खुलासा करता है। वो कहता है कि अब तक तुम सबने जिन बेगुनाहों की जान ली है वो किसी डीमन डॉग की वजह से नहीं मरे थे। असल में डीमन डॉग जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ये पूरी कहानी गढ़ी गई थी और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे मेयर ने किया था। ये पूरा गांव ये सुनकर सन्न रह गया था। सेबेस्टियन ने उनके सामने ढेरों सबूत रख दिए, तस्वीरें, दस्तावेज और वो वीडियो क्लिप जिसमें मेयर खुद एक आम कुत्ते के साथ बैठकर इस प्लान की बात कर रहा था। और सबसे बड़ा सबूत मेयर के पैरों पर कुत्ते के काटने का वही निशान था जो उस दहशती कुत्ते का बताया जा रहा था। अब गांव वालों की आंखों से पर्दा हट चुका था और वो भड़क उठे। मेयर को पीटने तक को तैयार हो गए थे वे, मगर सेबेस्टियन ने उन्हें रोका और मेयर को कानून के हवाले कर दिया। उसी गांव की जेल में बंद कर दिया गया उसे। सीएल और उसके साथी अब राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, गांव में शांति लौट आई है। मगर उसी रात जेल के भीतर बंद मेयर पसीने में तरबतर हो रहा था। वो चीख चीख कर रहम की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था कि कृपया मुझे यहाँ से निकालो, वो आ रहा है। और फिर जब अगली सुबह लोग मेयर से मिलने जेल पहुंचे तो वहाँ पर मेयर था ही नहीं। वहाँ था सिर्फ एक खून से सना हुआ कोना और दीवारों पर पंजों के गहरे निशान। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति हाफता हुआ सीएल और बाकी सभी के पास दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। वो बुरी तरह कांपते हुए उन्हें एक चौंका देने वाली बात बताता है। वो कहता है कि गाँव के बीचों बीच कुछ अजीब हो रहा है। वो सबको जल्दी से वहाँ पर चलने को कह रहा था। सीएल, सेबेस्टियन और बाकी सभी लोग उस आदमी के पीछे दौड़ते हुए गांव के बीचों बीच पहुंचते हैं और वहां जो नजारा उनकी आंखों के सामने आता है वो सबकी रूह कपा देने वाला था। गांव के सभी लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे और सामने एक भयानक सा दृश्य था। वहां पर मेयर की लाश खून में सनी हुई जमीन पर पड़ी थी और उसके सामने गाँव वाले उस डीमन डॉग के आगे प्रार्थना कर रहे थे। सीएल और सेबेस्टियन तुरंत लाश के पास पहुंचते हैं। सेबेस्टियन ध्यान से मेयर की लाश का मुआयना करता और फिर धीरे से कहता है, वो सीएल से कहता है कि इसका एक हाथ गायब है जिसे नोच कर अलग किया गया है। एंजेला ये सब देखकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। सेबेस्टियन उसे गोद में उठाता और सभी लोग एंजेला को वापस रिसोर्ट लेकर आते हैं। रास्ते भर माहौल एकदम सा सन्नाटा था। अब पूरे रिसोर्ट में सिर्फ एक ही चर्चा थी, वो डीमन डॉग के बारे में। फिनी, मेरिन और बालरॉय जैसे नौकरों को अब ये लगने लगा था कि शायद ये कुत्ता सच में कोई राक्षसी आत्मा है। और अब सेबेस्टियन ने भी स्वीकार किया कि मेयर की मौत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसके पीछे कोई आम इंसान हो सकता है। कोई देर के बाद जब सेबेस्टियन सीएल को तैयार कर रहा होता है तो उसके चेहरे की गंभीरता देखकर वो पूछता है कि इतने गंभीर क्यों हो। सीएल धीमे स्वर में जवाब देता है कि अब तक तुम्हारी उस बात के बारे में सोच रहा था जब तुमने कहा था कि इस सब के पीछे कोई मॉन्स्टर हो सकता है, और शायद तुम सही थे।
सेबेस्टियन ये सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है। उसे खुशी होती है कि सीएल अब इस मामले को सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक रहस्य की तरह देख रहा है और उस रहस्य को सुलझाने की उत्सुकता सीएल के अंदर जाग चुकी है। उधर उसी रात फिनी, जो अब तक एंजेला को लेकर अंदर ही अंदर कुछ महसूस करने लगा था, सोचता है कि क्यों ना जाकर उसका हाल चाल ले लिया जाए। वो एंजेला के कमरे के बाहर आता है और जैसे ही अंदर झांकता है उसका दिल टूटकर बिखर जाता है। उसने देखा एंजेला कमरे में अकेली नहीं थी, उसके साथ एक अजनबी आदमी मौजूद था और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। कुछ इस कदर की फिनी की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। वो वहाँ से कुछ कहे बिना उल्टे पांव भाग खड़ा होता है। वो टूटा हुआ था और खामोश और बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रहा था। अगले दिन फिनी फिर से रिसोर्ट लौट आता है। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ा था और आंखों के नीचे सूजन साफ दिख रही थी। एंजेला उसे देखते ही उसकी हाल पूछती है। वो कहती है कि फिनी, तुम ठीक तो हो? लेकिन फिनी उसकी आंखों में नहीं देख पाता। वो कल रात का सारा मंजर याद कर रहा था और बिना कुछ कहे वहां से फिर से भाग जाता है। कुछ देर के बाद फिनी एक पेड़ के नीचे बैठा था, अपनी तन्हाइयों में डूबा हुआ। तभी मेड मेरिन दौड़ती हुई उसके पास आती है। वो कहती है कि फिनी जल्दी चलो, एंजेला गायब हो गई है। ये सुनते ही फिनी उछलकर खड़ा हो जाता है। वो तुरंत रिसोर्ट की ओर दौड़ पड़ता है। रिसोर्ट पहुंचते ही उसे पता चलता है कि एंजेला सुबह सुबह कुछ हर्ब्स लेने के लिए बाहर गई थी और उसके बाद से किसी ने उसे देखा तक नहीं है। फिनी को ये बात समझ नहीं आती, इतनी सुबह हर्ब्स लेने क्यों गई। तभी मेरिन बताती है कि वो तुम्हारे लिए गई थी फिनी। कल तुम्हारा मूड खराब था और उसने कहा कि शायद कुछ खास जड़ी बूटियां तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। ये सुनते ही फिनी पूरी तरह से टूट जाता है। जिस लड़की को वो गलत समझ बैठा था, जिससे वो रूठकर दूर चला गया था, वो उसी के लिए इतनी सुबह अकेले निकल पड़ी थी और अब वो गायब थी। इतना सुनते ही फिनी के दिल में एंजेला के लिए गहरी गिल्ट भर जाती है। उसे अपने रवैये पर अफसोस होता है और बिना किसी देरी के वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। बाकी नौकर मेरिन, बाल्ड्रा और स्नेक भी फिनी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी एक साथ एंजेला को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इन सब दौरान सीएल और सेबेस्टियन ये बातें चुपचाप से सुन रहे थे, मगर उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, ना ही चिंता की और ना ही किसी बेचैनी की। वो बिल्कुल एकदम शांत थे। मगर जैसे ही बाकी सब लोग निकल जाते हैं, सीएल अचानक से बहुत गंभीर हो जाता है। वो धीमे स्वर में सेबेस्टियन से कहता है कि अब वक्त आ गया है आखिरी चाल चलने का। सेबेस्टियन मुस्कुराता है। अब उसका इरादा साफ था, ये मामला अब जल्दी खत्म होने वाला था और बड़े ही जोरदार तरीके से। उधर फिनी और बाकी नौकर एंजेला की तलाश करते करते गांव से थोड़ा दूर एक सुनसान मैदान में पहुंचते हैं और वहां उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक अजनबी व्यक्ति वहां पर खड़ा था, पूरी तरह से नग्न, और उसके चारों तरफ लाशों का ढेर लगा था। माहौल में खामोशी नहीं बल्कि एक सर्द डर दौड़ रहा था। फिनी और बाकी जब उस आदमी के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि जमीन पर मेयर का वही गायब हुआ हाथ पड़ा था, जिसे देखकर वो सब सन्न रह गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि मेयर की मौत के पीछे इसी अजनबी व्यक्ति का हाथ था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक गांव के लोग वहां पर आ धमकते हैं। वो लोग उस अजनबी के सामने पूजा करने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद यही डीमन डॉग का रूप है और उनकी ये पूजा शायद उसके गुस्से को शांत कर दे। फिनी और बाकी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और जब वो दोबारा उस अजनबी से सवाल करने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं तो वो शख्स अचानक से कहीं गायब हो चुका होता है। अब सभी एकजुट होकर उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद वो सब फिर से ठिठक जाते हैं। सामने एक असली डीमन डॉग खड़ा था। वो गुस्से से कांप रहा था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी और वो पूरे इलाके में तबाही मचाने लगता है। फिनी को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि अगर वो इस डीमन डॉग का सामना करेगा तो शायद एंजेला के बारे में कुछ जान सकेगा। उसी उम्मीद में फिनी अकेले ही उस भयानक कुत्ते का सामना करने निकल पड़ता है। बाकी नौकर भी तैयार होकर उसके साथ हो लेते हैं, लेकिन तभी एक और झटका लगता है। उनका सारा उपकरण खराब हो चुका होता है, कोई भी हथियार काम नहीं करता। अब डीमन डॉग और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो फिनी पर पूरी ताकत से टूट पड़ता है। एक पल तो ऐसा आता है जहां ऐसा लगने लगता है कि फिनी अब नहीं बचेगा। उसकी आंखें बंद हो जाती है और तभी वहां पर सेबेस्टियन की एंट्री होती है। वो हवा को चीरता हुआ वहां पर आता और सिर्फ एक ही चाल में डीमन डॉग को रोक देता है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, सेबेस्टियन ने डीमन डॉग को किसी राक्षस की तरह नहीं बल्कि एक साधारण कुत्ते की तरह ट्रीट किया। वो उसे खाना दिखाता और प्यार से बात करता है और धीरे धीरे उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर अचानक सेबेस्टियन उस डीमन डॉग को कड़ी टक्कर देना शुरू करता है। वहां पर एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है जहां सेबेस्टियन अपने जानलेवा अंदाज में उस राक्षसी कुत्ते पर भारी पड़ता है और आखिर में एक जोरदार वार के साथ वो डीमन डॉग को एक बड़े से गड्ढे में गिरा देता है। सभी लोग हैरानी से उस गड्ढे की ओर देखते हैं कि अब होगा क्या, और कुछ ही क्षणों बाद वहां से पानी की बूंदें बरसने लगती है। फिर बूंदें तेज हो जाती है और देखते ही देखते एक झरने की तरह पानी का तेज बहाव उस गड्ढे से फूट पड़ता है। सेबेस्टियन भीगे कपड़ों में मुस्कुराते हुए बाहर निकलता और बताता है कि उसने डीमन डॉग को पूरी तरह काबू में कर लिया है और अब एक बुराई का अंत हो चुका है और उसी के साथ एक नई उम्मीद की शुरुआत भी हुई है। उस वीरान जमीन में पानी आ गया था। सूखी जमीन अब हरियाली से भरने वाली थी और ये गांव जो अब तक डर और भूख में जी रहा था, अब प्यार और शांति की ओर बढ़ चला था।
अब इसी दौरान हमने ये भी देखा कि वो डीमन डॉग जो अब तक राक्षसी रूप में तबाही मचा रहा था, धीरे धीरे उसी अजनबी शख्स के रूप में बदल गया। असल में वही शख्स वो डीमन डॉग था और जैसे ही उसकी नजर एंजेला पर पड़ती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो बेहद ही उत्साहित हो जाता है और दौड़कर एंजेला से लिपट जाता है। सभी लोग ये नजारा देखकर सन्न रह गए थे कि ये हो क्या रहा है। तभी एंजेला सबके सामने एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, एक टेमिंग गॉड है, यानी एक ऐसा देवता जो जानवरों के काबू में रखने की शक्ति रखता है। लेकिन जब ये ज्यादा उत्साहित होता है तो इसका शरीर डीमन डॉग के रूप में बदल जाता है। एंजेला ने साफ साफ बताया कि वो शुरू से ही इस रहस्यमयी प्राणी को लोगों की नजरों से छुपाती आ रही थी ताकि कोई इसे नुकसान ना पहुंचाए। अब एंजेला सीधे सीएल से बात करती है। वो कहती है कि क्या आप इसे अपने मेंशन में रहने की इजाजत देंगे, वहाँ कोई इसे परेशान नहीं करेगा। सेबेस्टियन जो हमेशा से कुत्तों से नफरत करता आया है वो तुरंत टोकता है। वो कहता है कि माफ कीजिए लेकिन मैं कुत्तों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर सीएल की चाल कुछ और ही थी। वो एंजेला की बात को मान लेता है और उस शख्स को अपने मेंशन में रहने की अनुमति दे देता है। असल में सीएल जानता था कि ये शख्स उसके लिए एक वफादार और ताकतवर पालतू बन सकता है और इस तरह से डीमन गॉड का मामला शांत हो जाता है। और उसी रात सीएल गांव में अपनी आखिरी रात बिताता है, एक सुकून भरी पर सोच में डूबी हुई रात। अगली सुबह सीएल और उसका पूरा दल वापसी के लिए तैयार होते हैं। गांव के लोग और एंजेला उन्हें विदा करने आते हैं और सबका मन बहुत भारी होता है। इस दौरान एंजेला सीएल से मुस्कुराकर पूछती है, क्या मैं फिर कभी डीमन डॉग से मिलने आ सकती हूँ? सेबेस्टियन झट से जवाब देता है कि हर किसी के बस की बात नहीं है डीमन डॉग को पालना, मगर तुम्हारे अंदर वो हुनर है, इसीलिए तुम्हारा स्वागत है। और फिर सीएल और उसका पूरा ग्रुप गांव को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। कुछ समय के बाद सीएल अपने मेंशन में सभी नौकरों को एक खास वजह से बुलाता है। सबके मन में एक ही डर था, कहीं मास्टर अब हमें काम से निकालने तो नहीं जा रहे। मगर उनका ये डर महज एक गलत फहमी निकला। सीएल ने मुस्कुराते हुए सबके सामने एक अजीबोगरीब चीज पेश की, जो कि एक खास कैमरा था। वो कहता है कि इसे मैंने हाल ही में मंगवाया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कैमरा उस इंसान की तस्वीर में उसकी सबसे पसंदीदा चीजों को कैद कर लेता है। सभी नौकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सेबेस्टियन यहाँ पर अपनी हल्की सी मुस्कान को दबाता है। मेरिन और बाल्डराय के चेहरे पर भी उत्सुकता थी। सीएल बिना कुछ कहे कैमरा उठाता और फिनी की एक तस्वीर खींचता है। अगले ही पल जब वो तस्वीर बाहर निकलती है तो सब दंग रह जाते हैं। तस्वीर में फिनी के पास एक खूबसूरत नीली चिड़िया बैठी थी, जो कि एकदम शांत और एकदम अपनी सी। अब इधर फिनी इस बात से बहुत हैरान था कि उस तस्वीर में उसके मरे हुए पंछी की फोटो कैसे आ गई। तभी सबसे पुराने बटलर टनाका ने ये राज खोला कि वो कैमरा सिर्फ उन्हीं चीजों की तस्वीर खींचता है जो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी होती है। अब ये बात सुनकर हर कोई चौंक जाता है, मगर सीएल के दिमाग में तो कोई और ही चाल चल रही होती है। वो अपने तीनों नौकरों को ये बताता है कि अब उन्हें चुपचाप सेबेस्टियन का पीछा करना होगा ताकि पता चल सके कि उसे सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है। अब ये सुनते ही तीनों नौकर इस मिशन पर लग जाते हैं ताकि सेबेस्टियन की सबसे प्रिय चीज का पता लगाया जा सके। लेकिन यहाँ खेल थोड़ा बिगड़ने लगता है जब ये तीनों मिलकर उसकी तस्वीरें खींचने की कोशिश तो करते हैं, मगर हर बार किसी न किसी वजह से असफल हो जाते हैं। काफी देर तक मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगता। तभी कुछ देर के बाद सेबेस्टियन खुद उन तीनों के पास आता है और बताता है कि एक नया मेहमान घर में आने वाला है, इसीलिए उनसे कहा जाता है कि वो जल्दी से प्लूटो यानी कि डीमन डॉग को कहीं छुपा दे ताकि नया मेहमान कुछ अजीब ना समझे। अब सब नौकर मिलकर प्लूटो को छुपाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं, लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर सीएल इस बात से परेशान होता है कि आखिर उसके नौकर लोग अपना असली काम करने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं। अब उसे कौन समझाए कि वो तीनों नौकर असली काम छोड़कर प्लूटो की देखभाल में जुटे हुए थे। कुछ समय के बाद जब सेबेस्टियन देखता है कि प्लूटो अब तक नहीं छुपा बल्कि मेन गेट पर आराम से लेटा है, तभी वहां पर एक बिल्ली आ जाती है और बस फिर क्या था, सेबेस्टियन उस बिल्ली से खेलने लग जाता है। ये देखकर प्लूटो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने नॉर्मल रूप में आकर सेबेस्टियन से लिपट कर रोने लगता है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद चाहता हो। इधर दूसरी ओर तीनों नौकर बड़ी मेहनत से खींची गई ढेर सारी तस्वीरें सीएल के सामने पेश करते हैं, मगर उन सभी तस्वीरों में से कोई भी काम की नहीं निकलती। तभी वहाँ लाओ की एंट्री होती है, जो बिना कुछ सोचे समझे ये तक कह देता है कि अगर वो ये काम पूरा ना कर सका तो वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देगा। लाओ का ये आत्मविश्वास देखकर सीएल को लग जाता है कि शायद लाओ ही इस काम को पूरा कर सकता है, लेकिन तभी लाओ पूछ बैठता है कि अरे हाँ, करना क्या है। यह सुनते ही सीएल और बाकी सब लोग बस उसे हैरानी से घूरते रह जाते हैं। उधर घर में नया मेहमान आ चुका होता है और सेबेस्टियन उसे अंदर ले जा रहा होता है, मगर तभी उन दोनों की नजर लाओ की पार्टनर पर जाती है, जो वहां पर कुछ ज्यादा ही खुले अंदाज में घूम रही थी और उसका ये हुलिया सबका ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि सेबेस्टियन पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो नया मेहमान उसकी अदाओं को देखकर कुछ ज्यादा ही अचंभित हो जाता है। खैर, इस तरह लाओ का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। वहीं दूसरी ओर कुछ समय बाद सेबेस्टियन उस नए मेहमान से बातचीत में लग जाता है। उस मेहमान को ये जानना था कि आखिर उनकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्लान बनाई गई है, लेकिन चूंकि टनाका ऐसे सवाल जवाबों में माहिर नहीं था,
वो थोड़ा घबराकर एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। मगर तभी सेबेस्टियन पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने आता है और उस मेहमान को कंपनी की पूरी प्लान को समझाने लगता है। अब कुछ देर के बाद सेबेस्टियन वही सारी बातें सीएल से साझा करता है। इसी बीच फिनी एक विशाल मूर्ति को हवेली के एक कोने में लगाने की कोशिश कर रहा था। सीएल भी वहाँ पर मौजूद होता है और जैसे ही फिनी मूर्ति को हवा में उछालता है वो सीधी उड़ती हुई सीएल की ओर आने लगती है। फिनी आखिरी वक्त तक अपने मालिक को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता। पर उसी वक्त सेबेस्टियन वहाँ पहले से पहुंच चुका होता है और वो तुरंत सीएल को गिरने से बचा लेता है और इस तरह से यहाँ पर एक बहुत ही भावुक और रोमांचक पल बनता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए बाकी नौकर लोग उस पल की तस्वीर खींच लेते हैं। मगर जब कुछ देर के बाद वो उस तस्वीर को देखने जाते हैं तो उनका पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि तभी प्लूटो वहाँ पर आ जाता है और मस्ती मस्ती में उस तस्वीर का वो सत्यानाश कर देता है। अब उधर सेबेस्टियन वापस सीएल के पास जाता है जहाँ वो उसे सोते हुए पाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसी खींची गई तस्वीर पर भी जाती है। इसके बाद अगला दिन आता है जहाँ सभी नौकर को सीएल और सेबेस्टियन की एक तस्वीर मिलती है जिसमें ये साफ दिखता है कि सेबेस्टियन की सबसे पसंदीदा चीज कोई और नहीं बल्कि प्लूटो ही है। मगर असलियत में ये सब एक भ्रम था, एक ऐसा भ्रम जिसे उन सभी ने सच मान लिया था। वहीं सेबेस्टियन ने सीएल को पहले ही बता दिया था कि उस कैमरे की बात महज एक अफवाह थी और उसमें दिख रही तस्वीरें सिर्फ एक तरह का भ्रम थी। अब कहानी का अगला सीन शुरू होता है जहां हम एक व्यक्ति को कुछ लोगों से बचते हुए भागते हुए देखते हैं। उसके हाथ में एक खास किस्म की अंगूठी होती है जिसे वो अपने मजबूत पंजों से कसकर पकड़े होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान होती है जिसमें साफ जाहिर होता है कि वो आदमी उस अंगूठी को अपने से कभी अलग नहीं करना चाहता। लेकिन तभी वहाँ एक अनजान शख्स प्रकट होता है और वो उस आदमी से कहता है कि ये आई रिंग अपने असली मालिक की तलाश में है, इसीलिए अब उसे ये अंगूठी वापस कर देनी चाहिए। जब उस आदमी ने ये करने से मना कर दिया तब उस अनजान शख्स ने बिना कोई दया दिखाए उसे वहीं पर खत्म कर दिया और वो खुद उस अंगूठी को लेकर सीधे एक ब्रिज से नीचे कूद गया। मगर जब वो ये सब कर रहा था तो कुछ और गुंडों ने उसे देख लिया था जो खुद भी उस रिंग के पीछे पड़े हुए थे। अब सवाल ये है कि इस रिंग का राज क्या है, इसकी आखिर कहानी क्या है और सबसे जरूरी कि इस रिंग का क्या कनेक्शन है सीएल और सेबेस्टियन से। और ये सब हमें देखने को मिलेगा इसके अगले पार्ट में। तो आज के लिए हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपको इसके आगे की भी कहानी जाननी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी पार्ट क्या लगी। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।